श्री भूपेंद्र यादव। सम्मान्य उपसभापति महोदय, अभी जब जीएसटी के इस 4 विधेयकों पे चर्चा हो रही थी और ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के और पहाड़ी राज्यों का क्या होगा, जब संविधान संशोधन भी आया था तो उसमें भी राज्यों के लिए और विशेष रूप से इन राज्यों के लिए जीएसटी काउंसिल को प्रावधान दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को हम एक मजबूत आर्थिक यूनियन के रूप, एक राजनीतिक यूनियन के रूप में हमेशा बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो जीएसटी का संविधान संशोधन आया है, उस संविधान संशोधन के द्वारा आज हम एक देश को मजबूत आर्थिक यूनियन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया भर में यह माना जाता है कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो रिग्रेसिव है और जो प्रत्यक्ष कर है वो प्रोग्रेसिव है। और जब अप्रत्यक्ष कर इंपोज किया जाता है तो समान रूप से निचले से लेकर और उच्च वर्ग तक समान रूप से उस कर का बोझ पड़ता है, और करों के ऊपर कर का जो अधिभार रहता है, जो कास्केडिंग इफेक्ट रहता है, उसके कारण सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो गरीब वर्ग को ही रहती है। और इसलिए इस देश के में इस समय जो एक प्रवृत्ति पूरे देश में एक उभार कभी कभी होती है, जिसमें हमारे देश के संस्थान अपने अधिकारों के विषय पे, अपने अधिकारों की प्रतिबद्धता के विषय पे कई बार एक प्रकार का आसक्ति का भाव पैदा करते हैं। मैं तो देश के सभी सांसदों को और विधानमंडलों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अधिकारों को एक तरीके से कटौती करके और जीएसटी काउंसिल जैसी रचना खड़ी करी है, जो देश में अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस का और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देश के जो आर्थिक विकास है उसको लेकर एक जो सर्वसम्मति से प्रयास किया गया है, वो एक बड़ा उदाहरण है। और इसलिए जीएसटी का जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, जिसके बाद आज जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रस्तावित 4 कानून हमारे सदन के सामने आए हैं, इस पूरे जीएसटी काउंसिल की प्रक्रिया में आज भी भारत के संविधान के जो संशोधन हुए उसमें 101वां संशोधन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जीएसटी काउंसिल ने काम करना शुरू किया है। अभी राज्यसभा के अधिकारों की बात चल रही थी। निश्चित रूप से राज्यों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस राज्यसभा की रचना की गई है, लेकिन हमारे देश का जिस प्रकार का क्षेत्रीय असमानता का, भौगोलिक विविधता का और अमीरी और गरीबी का जो पूरे देश का एक समान खांचा नहीं है, उसमें किस प्रकार से एक तटस्थ, निष्पक्ष और दीर्घकालिक रूप से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की रचना की जाए, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और उसी का परिणाम है कि ये जीएसटी काउंसिल की एक बहुत अच्छी रचना, और जिसको हम एक प्रगतिशील संघवाद कहते हैं, उस प्रगतिशील संघवाद में एक निष्पक्ष संस्थान को हमने संसद के द्वारा और राज्यों की निर्वाचित सरकारों के द्वारा एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में निर्वाचित किया है। और इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसमें देश की एक व्यापक सहमति की आवश्यकता थी, और न्यूनतम विषयों को लेते हुए हम आगे बढ़े, और उसके बाद जैसे जैसे हम देश के आर्थिक विकास को और जीएसटी के इस सारी जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भविष्य में हम एक कार्यप्रणाली को खड़ा करेंगे, उसके द्वारा व्यापक सहमति के विषयों को आगे लिया जाए। और इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों में भी आगे चलकर कभी कंसेंसस पैदा होगी, लेकिन आज के समय में जो सर्वसम्मति का
मार्ग हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल के रूप में लिया है, उसमें आगे के भी प्रावधानों को लिया गया है। और इसलिए 279A में जो जीएसटी काउंसिल की एक पूरी रचना हमने खड़ी करी है और आईजीएसटी के लिए भी 269A में प्रावधान किए गए हैं, वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 246A में सदन को इस संबंध में अधिकार दिया है और जीएसटी काउंसिल भी जो नियम रेगुलेशंस बनाएगी, जीएसटी कानून में भी सेक्शन 166 में वो सारे नियम सदन के पटल पे ही रखे जाएंगे और संसद को उसके विषय में चर्चा करने का और 246A के अंतर्गत उस विषय को आगे बढ़ाने का अधिकार रहेगा। मेरा यह कहना है कि जब हम आज जीएसटी के विषय को आगे बढ़ाकर लेके आए हैं, जो अलग अलग राज्यों में एक लंबे समय तक हमारे देश में एक राज्य का टैक्स और दूसरे राज्य का टैक्स एक ऐसा भी वर्ग खड़ा हुआ जो पॉलिसी का बेनिफिट लेते हुए एक पॉलिसी से और दूसरी पॉलिसी के बीच में जो अंतर रहता था, केवल उसको लेते हुए प्रॉफिटेरिंग के लिए अपने व्यवसाय को चलाता था। और इसलिए जब जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो देश की रचना को हम लोगों ने खड़ा किया है, उसमें जो आने वाले समय में केवल टैक्स सेविंग के लिए बिजनेस ना किया जाएगा, बल्कि टैक्स की रचना इस प्रकार से खड़ी करने के जो प्रस्ताव हुए हैं कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इस आधारभूत रचना को करते हुए भविष्य में अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल द्वारा केवल देश का जो राजनीतिक कंसेंसस का वातावरण है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने विषय, अपने अपने विचारों और अपनी अपनी आकांक्षाओं को लेकर अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जब देश की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा तो ये एक बहुत यूनिक हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, जहां इन सब विषयों से ऊपर उठ करके और राज्य और केंद्र साथ मिलकर के सहमति के साथ निर्णय लेंगे। और अभी भी जो जीएसटी काउंसिल ने इस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जो नई परंपराएं, कंसेंसस की परंपराएं जो विकसित करी है, मेरे को लगता है कि ये परंपराएं निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। देश में औद्योगिक वातावरण के लिए चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय हो, कब शुरू कर दिया, और उसके बाद चाहे रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, और जो सबसे बड़ा बात है कि हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए। अभी भी जो देश के व्यापार में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लॉजिस्टिक्स की चुनौती है। और दुनिया भर का ये आकलन है कि अगर आज कोई ट्रक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाता है तो रास्ते में जितने बैरियर्स उसको पड़ते हैं, रास्ते में जितना उसको बार बार चेक पोस्ट से लेकर के आगे जाना पड़ता है, वह जो समय है वो जीएसटी के लागू होने के बाद निश्चित रूप से हम आधा कर पाएंगे। और उसका आधा करने का लाभ यह होगा कि देश का व्यापार में और देश में जो एक आधारभूत संरचना के विकास के साथ रोजगार के अवसरों में हम वृद्धि चाहते हैं, उन अवसरों में हम वृद्धि कर पाएंगे। वास्तव में तो पिछले एक लंबे समय तक देश की आजादी के बाद लगभग 40 साल तक हमने अपनी अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था बना के रखा, और बंद अर्थव्यवस्था हमने लंबे समय तक इस देश की अर्थव्यवस्था को, परमिट की अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था को एक लाइसेंस की अर्थव्यवस्था बना के रखा। और मेरा मानना है कि आजादी के बाद विकास की जिस समाजवादी या जिस साम्यवादी सोच के आधार पे हमने 40 साल तक 1950 से लेकर 90 तक देश में जो रचना खड़ी करी, वो रचना कम से कम इस देश के इथोस के अनुकूल नहीं थी। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम देखें भी, तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी करें कि उन 40 सालों में देश की ग्रोथ रेट क्या थी, सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण की स्थिति क्या थी, उन 40 सालों में जब हम लोगों ने एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर पूरे देश को बांध करके रखा,
तो जो अवसरों की उपलब्धता होनी थी, उन अवसरों की उपलब्धता को हम किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाए। अभी बहुत सारी बातें आनंद जी ने टैक्स के बारे में कही, और टैक्स के बारे में उन्होंने कहते हुए कहा कि जिससे जो कंज्यूमर को और नीचे जो स्टेट्स के द्वारा जो टैक्स लिया जाए, उससे आम व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कई बार एक विषय उठाया जाता है कि जीएसटी के संबंध में कि एक सिंगल जीएसटी रेट पूरे देश में आ जाए, ये भारत की भौगोलिक विविधता को देखते हुए, भारत की क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए, भारत में अमीरी गरीबी के पैमाने को देखते हुए ये संभव नहीं है। महोदय, मैं इसलिए जो जीएसटी की जो 4 स्तरों पर जो टैक्स का निर्धारण किया गया है, वो काउंसिल ने पूरी राजनीतिक सहमति के बाद उसको पूरे तरीके से स्वीकार किया है। और इसलिए देश में जो व्यापार का एक तरीके से विस्तृत रूप से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, उसमें जीएसटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने जो विषय शुरू में उठाया, और मैंने विषय को उठाकर कहा कि बंद अर्थव्यवस्था हम लोगों को किस लिए, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सारे विकास और सारे आर्थिक संसाधनों के होने के बावजूद हम देश में सारे आर्थिक विषय विचारों को देश की राजनीति में केवल इस स्तर तक ले जाते हैं कि वो जाकर के सामाजिक संरचनाओं में बैठ जाती है। मैं यहां एक पत्र कोट करना चाहूंगा अपने विषय के समर्थन में, और यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपने एक शिष्य को लिखा था, और उसको मैं कोट करते हुए अपने विषय को बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, all reforms in India made the serious mistake of holding religion accountable for all horrors of priestcraft and degeneration, and went forth with to the pull down the indestructible structure. And what was the result? Failure. Beginning from Buddha down to Ram Mohan Rai, everyone made mistake of holding caste to be a religious institution and tried to pull down religion and caste altogether and failed. But in spite of all the ravings of the priest, caste is simply a crystallized social institution which, after doing its service, is now filling the atmosphere of India with its stench, and it can only be removed by giving back to the people their lost social individuality. Every man born here knows that he is a man. Every man born in India knows that he is a slave of society. Now freedom is the only condition of growth. Take off the result in degeneration. With the introduction of modern competition, see how caste is disappearing fast. No religion is now necessary to kill it. The Brahman shopkeeper are common in northern India. And why? Because of competition. No man is prohibited from doing anything he pleases for his livelihood under the present government, and the result is neck and neck competition, and thus thousands are seeking and finding the highest level they were born for instead of vegetating at the bottom. जो निचले तबके का आदमी है उसको ऊपर आने के लिए आर्थिक अवसरों की समानता को देने का विषय था, और ये आर्थिक अवसरों की समानता को जो देने का विषय था, इसको हमने बंद अर्थव्यवस्था में बांध के रखा। हमने जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड चाहिए था, उस फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को हमने किसी भी प्रकार से समाज को एक बंद अर्थव्यवस्था में करके जो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए था, उस फेयर कंपटीशन को नहीं दिया। और आज हमारी सरकार जितने भी प्रकार के नए सुझाव और जितने भी प्रकार के सरकार नए आयामों को लेकर के आ रही है, वो वास्तव में एक फेयर कंपटीशन को हम देश में लाना चाहते हैं। और इसलिए फेयर कंपटीशन को अगर देश में लाना चाहेंगे तो एक जो देश में प्रवृत्ति चली है कि केवल लोगों को कुछ वर्गों तक बांध के उनका वोट बैंक बना दो, उससे अलग हट करके लोग अपने अपने व्यवसाय को बदलें, लोग अपने अपने स्किल को बदलें, लोगों के लिए एक वातावरण का निर्माण हो, और हम देश को एक नए आर्थिक वातावरण के माध्यम से देश के सामाजिक परिवर्तन को कर सकें। और यह जो करने का काम है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का न्यू इंडिया का संकल्प पत्र है।
और ये जो न्यू इंडिया का संकल्प है, ये भारत के इथोस के हिसाब से है। हम कई बार हमने अपनी प्रणाली में, अपने विषयों में, अपनी बातों में अपने आप को इतना बांध कर रख दिया और हम कई बार दुनिया से इतने प्रभावित होते हैं कि हमें लगता है कि भारत के अंदर के जो मूलभूत तत्व है उससे हम देश का विकास नहीं कर सकते। और इसलिए एक बार विषय जो बार बार जो चलता है वो मनी बिल का विषय चलता है। हमारे जीएसटी के जब संवैधानिक संशोधन को किया गया तो यह संवैधानिक संशोधन इसलिए हम लोगों ने राज्यसभा में आए हुए पावर हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दी गई थी। लेकिन जहां तक टैक्स लॉ का विषय है, जहां तक देश के धन विधेयक के संबंध में बहुमत के निर्णय का विषय है, जनता के जनादेश के कारण लोकसभा की सर्वोच्चता को हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था। राज्य की विधानसभाओं में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था। और इसलिए देश की जो सॉवरेन पावर है उसके लिए अगर कोई आदेश देने का काम होता है तो जनता हमारे निर्वाचन के द्वारा देती है। और जहां तक राज्यों के विषयों का सवाल है, मेरा तो मानना है कि सरकार के द्वारा जो जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है, पहली बार राज्यों को क्षेत्रीय स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर साथ आकर के आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए इस रचना को बनाया गया है। और जो नेशनलिज्म की बात अभी आनंद जी भी कर रहे थे, नेशनलिज्म का अर्थ यह है कि देश के 29 राज्य एक साथ आए, एक संस्थागत प्रक्रिया को बनाएं और संस्थागत प्रक्रिया के द्वारा ऐसा कानून को बनाए जिससे अंतिम व्यक्ति को लाभ हो। इससे बढ़िया नेशनलिज्म का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। और इसलिए जीएसटी के द्वारा मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला लक्ष्य सरकार का होना चाहिए, और सरकार ने काफी सारी वस्तुओं को जीएसटी के माध्यम से जो एक काफी वस्तुओं को कर मुक्त किया है, मुझे लगता है कि देश में अभी भी जब अवसरों की उपलब्धता को हम कराएंगे, जब फ्री और फेयर कंपटीशन के लिए अपनी इकोनॉमी को खड़ा करेंगे, तभी हम गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से एक बड़ा काम कर सकते हैं। जब हम पारदर्शिता के साथ गरीब के पैसे को, गरीब की वस्तुओं को उस तक पहुंचाएंगे, तब हम देश में एक नया विषय खड़ा कर सकते हैं। दूसरा जो विषय है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। सरकार ने आने के बाद भी चाहे प्रत्यक्ष कर हो और चाहे अप्रत्यक्ष कर के विषय हो, सब में सरलीकृत व्यवस्था को लागू किया है। और निश्चित रूप से जीएसटी को लागू करते समय शुरू में कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं जिसके कारण से, क्योंकि एक लंबे समय से जिस प्रक्रियागत व्यवस्था में हम खड़े हुए हैं, इस लंबे समय में इस प्रकार का एक नेटवर्क खड़ा किया है जहां सरकार को भी जब अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना पड़ता है तो टैक्स सेविंग के मामले में लोगों की दोहरी चालाकियों से निपटना पड़ता है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में सरकार को आने वाले समय में भी लचीला रुख रखते हुए सरकार उस विषय को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि आर्थिक अवसरों की उपलब्धता इस देश के सामाजिक वातावरण को बदल सकती है। आर्थिक अवसरों की उपलब्धता इस देश में जो सामाजिक संघर्ष है, उस सामाजिक संघर्ष को एक दूसरे के खिलाफ वोट बैंक बनाने की बजाय समता की ललक के आधार पर एक समता मूलक समाज का निर्माण कर सकती है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है कि देश की जो लॉजिस्टिक, जो हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उसका सदुपयोग करने के लिए जब हम 29 राज्यों से जीएसटी को एक नेशन एक टैक्स की बात जब हम कर रहे हैं, तो उसका ज्यादा उपयोग हम जीएसटी के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे देश में क्षेत्रीय असमानताएं बहुत ज्यादा हैं। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जहां पर दुर्गमता बहुत ज्यादा है। और जीएसटी काउंसिल के एक्ट में भी उन विशेष राज्यों के लिए अलग से प्रावधान का विषय किया है। लेकिन इस क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का एक बहुत बड़ा अवसर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जब समान रूप से एक टैक्स की व्यवस्था की जाएगी तो उसके द्वारा भी होगा। ये ठीक है कि जीएसटी के द्वारा शुरू के एक साल में लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए कठिनाई का सामना हो सकता है, लेकिन अंतोदगत्वा देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। और
अभी जो एक पूरा सिस्टम अलग अलग राज्यों के कारण है, उस सारे सिस्टम के कारण अप्रत्यक्ष करों में और प्रत्यक्ष करों में चोरी की एक बहुत बड़ी सिस्टम हम लोग खड़ा करते हैं। लेकिन जब सोर्स पे टैक्स लगने लग जाएगा और उसका आगे चल के क्रेडिट भी मिलने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष करों का एक बड़े टैक्स बेस की भी बढ़ोतरी होगी। और जब बड़े टैक्स बेस की बढ़ोतरी होगी तो उससे देश का डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ने का इसके कारण बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और निश्चित रूप से जब टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा, करों के भार के ऊपर जो करों का भार लगता है, तो उपभोक्ताओं को जो अंतिम स्तर पर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको जो है वस्तुओं का सस्ता होने का लाभ मिलेगा। जो सबसे बड़ी चुनौती है, और सरकार ने डिमोनेटाइजेशन से लेकर के और अपने आर्थिक सुधारों में जो काले धन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णयकारी कदम के साथ आगे बढ़ाया है। अभी भी फेयर जीडीपी का इस देश में एनालिसिस करने में, इस देश के संसाधनों को आगे बढ़ाने में और उसका सदुपयोग करने में, जो समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको कई बार हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, वास्तव में जो देश के टैक्स के पैसे से अलग एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती है, जिसमें अनधिकृत लाभ है, जिसमें अवैध धन है, जिसमें सरकार के पॉलिसी को बचाते हुए टैक्स सेविंग की जो समस्या, उससे निपटारा होकर जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। और एक अर्थव्यवस्था में जितनी फेयरनेस आएगी उतना ही लाभ नीचे के स्तर तक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो पूरे देश में हम एक आर्थिक अनुशासन के वातावरण को निकाल के रखेंगे। कई बार ऐसा लगता है, जीएसटी के माध्यम से भी हमको ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में जीएसटी का एक खौफ हम लोगों के मन में कई बार खड़ा करते हैं। लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और किसी ने कहा है कि निकाल के लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे के दिल से पिंजरे का खौफ निकालना बाकी है। और इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस देश का जो गरीब व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति जिसके मन में यह था कि देश की शासन व्यवस्था का सीधा लाभ उसको नहीं मिल पाता है, और इस पे बेचारगी देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी दर्शाई थी कि उसको उसका लाभ पहुंच नहीं पाता है, उसको पहली बार उसको लाभ पहुंचाने के लिए देश में एक पारदर्शी शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मेरा यह कहना है कि न केवल इससे देश की अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम एक नई व्यवस्था को खड़ा करके देश में एक नए आर्थिक अनुशासन को कायम करने का काम करेंगे। और इसलिए जीएसटी के जो चारों बिल हमारे सामने आए हैं, इन चारों बिलों को आज इस सदन में चर्चा के लिए रखा गया है। और जब जीएसटी काउंसिल के अंदर भी जो चर्चा की गई थी, जीएसटी के बारे में जब चर्चा की गई थी, और जीएसटी के बारे में चर्चा करते हुए एक विषय कहा गया था जिसका सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है, और जिसमें एक कहा गया था कि जो भी जीएसटी का उक्त को देखते हुए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि वित्तीय संस्थाओं के, गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं में सरकार अपने विषय को, अपने नियंत्रण को कायम रखे। सरकार ने उस विषय को कायम रखा है। और जीएसटी की जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें 14वें वित्त आयोग के आलोक में सरकार ने जो नीचे पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको भी मजबूत करने के लिए सरकार ने जो 14वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया है। मैं अंत में एक ही विषय कहना चाहता हूं कि भारत के शासन व्यवस्था के इथोस के लिए अगर कुछ साहित्य अच्छे लिखे गए हैं तो महाभारत का शांति पर्व बहुत अच्छा लिखा गया है। राज्य के राजा के अधिकार, टैक्स प्रणाली को इकट्ठा करने का तरीका, जो भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद है उसमें बहुत अच्छा आया है। एक विषय जो टैक्स कलेक्शन के विषय में आया है कि राजा के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन किया जाए या नेशन के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन किया जाए, as the bee collect honey from the flowers gradually, the king should draw wealth gradually from his kingdom for it. तो जो कर का जो संग्रह का तरीका है वो जनता को बिना कोई तकलीफ दिए हुए हो,
और इसके बाद जब भीष्म कहते हैं कि सर्वत्र क्षेम चरण सुलभम नाम गोपीषु न हयात सदृश किंचित वार्मस्ति, इसका अर्थ है कि राज्य वो बढ़िया होता है जिसमें व्यापारियों को, जिसमें व्यापार करने वालों को निश्चित रूप से निर्बाध होकर और हर तरीके से राज्य में खुले रूप से अपना व्यापार करने की निश्चितता हो। और जीएसटी के द्वारा हमने पूरे भारत में देश के व्यापार के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो टैक्स बर्डन है उसको खत्म करके एक निश्चित रूप से देश के अंदर व्यापार करने के वातावरण को निर्मित किया है। और इसलिए जो जीएसटी का वातावरण है देश में एक फेयर कंपटीशन को खड़ा करेगा। ये फेयर कंपटीशन देश में एक नए आर्थिक समानता को लाएगा, और जब देश में नई आर्थिक समानता होगी तो हम सामाजिक परिदृश्य में जाकर के भारत को सच्चे अर्थ में बदल सकेंगे और संकीर्णताओं से निकाल करके इस भारत के लोगों को एक सही तरीके से जीवन जीने का एक सपना दे सकेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, और वही सबका साथ और सबका विकास है। Thank you, Shri Bhupendra Yadav. Thank you very much.